नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बरखा बली। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 देशों के दौरे के तीसरे चरण में फ्रांस के एवियन में होने वाले G7 समिट में भाग लेने पहुंचेंगे। कार्यकारी सत्र में भी शामिल होंगे, जिसका विषय नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना है। बहराइच में मरी माता मंदिर के पास गोलवा घाट से झिंगरा घाट तक सड़क को 2 लेन से 4 लेन में बदलने और सरयू नदी पर नए पुल के निर्माण को मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी मिलने से क्षेत्रवासियों को शहर में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मोदी सरकार के 12 सालों की उपलब्धियां गिनाई। कहा, उत्तर प्रदेश में सुशासन व डबल इंजन की सरकार के कारण निवेशकों की बना है पसंद। आगरा में सहमति से यातायात में बाधा बनी मजार हटाई गई। प्रशासन ने मजार के स्थानांतरण के लिए दिलाई जमीन। तो समाचारों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्लोवाकिया से फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भाग लेंगे, जिसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। इस सत्र में G7 देशों के नेताओं, सहयोगी देशों के प्रमुखों और विश्व बैंक के अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में भारत सिर्फ एक आमंत्रित देश नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज बनकर पहुंचा है। भारत G7 शिखर सम्मेलन में 13वीं बार हिस्सा ले रहा है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार इसमें शामिल हो रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलनों में भारत की नियमित भागीदारी शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत की भूमिका और योगदान की बढ़ती मान्यता को दर्शाती है। अब देखिए वो कौन कौन से देश हैं जो G7 में हिस्सा बने हैं, चलिए आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहला जो देश है वो है अमेरिका, जिसकी मेजबानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन के राष्ट्रपति कीर स्टारमर भी पहुंचेंगे। इसी के साथ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के चांसलर सनाए तकाइची, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ये वो सब देश हैं जो G7 में शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ G7 समिट में आमंत्रित सदस्य कौन है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजबानी करें, वहीं यूक्रेन के वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, मिस्र के अब्देल फताह अल सीसी, कतर तमीम बिन हनल जल थानी, ये कुछ वो लोग हैं जो इस समिट में आमंत्रित किए गए हैं। 7 देश हैं जो G7 में भाग लेने वाले हैं। आज G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा पीएम मोदी आज कई देशों के प्रमुखों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे। अब देखिए फ्रांस में पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। G7 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी आउटरीच सत्र में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी अन्य आमंत्रित देशों के नेताओं के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों का फोकस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना होगा, संतुलित विकास को बढ़ावा देना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग जैसे मुद्दे होंगे। वहीं इस बार भी भारत एक बार फिर से ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं को प्रमुखता से उठा सकता है। मुंबई में सोमवार को 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। 7 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्रीज, लघु कथा और एनिमेशन फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखते हैं। मुंबई में सोमवार को 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी MIFF 2026 का भव्य आगाज हुआ। डॉक्यूमेंट्री, लघु कथा और एनिमेशन फिल्मों को समर्पित इस महोत्सव में दुनिया भर के फिल्मकार, कलाकार और सिने प्रेमी जुटे हैं।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन ने महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत कहानी कहने, कंटेंट निर्माण और रचनात्मक उद्यमिता का वैश्विक केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल परिवर्तन की बदौलत भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है और MIFF तथा वेव्स जैसे मंच भारत को वैश्विक क्रिएटर्स हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। The Mumbai International Film Festival is just now we started this 19th edition. So the eminent filmmakers are here, juries of national and international level. Almost more than 2,000 entries are here. They are in competition section and non-competition. This festival is called for especially the documentary, animation and short films. समारोह में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने MIFF को रचनात्मक अभिव्यक्ति और विचारों के मुक्त आदान प्रदान का उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव प्रधानमंत्री के क्रिएट इन इंडिया विजन को आगे बढ़ाते हुए फिल्मकारों को अपनी कहानियां दुनिया के सामने रखने और समाज की गहरी सच्चाइयों को सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर देता है। MIFF is a living expression of that spirit, bringing together films, ideas and creators from across the world. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has already given us a vision of create in India, create for the world. MIFF reflects this vision in a very meaningful way. उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए अभिनेता जयदीप अहलावत को सम्मानित किया गया। वहीं उद्घाटन फिल्मों अगापितो और टाइम एंड वाटर की टीम के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्यों को भी सम्मान दिया गया। शाम के कार्यक्रम में भारतीय फिल्म जगत की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। गीतकार और CBFC अध्यक्ष प्रसून जोशी, अभिनेता जयदीप अहलावत और फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने भी महोत्सव के महत्व और भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहचान पर अपने विचार साझा किए। विश्व के लिए ये बहुत लाभ की बात होगी कि अगर भारत की सॉफ्ट पावर बढ़े, क्योंकि ये वसुधैव कुटुंबकम की धरती है। ये विश्व को जोड़ने को और विश्व में साथ में कैसे रहा जाता है उसका एक क्रैश कोर्स है ये संस्कृति। भारत की तो मार्केट बहुत बड़ी है सिनेमा की, इसलिए और ज़्यादा फायदेमंद बात है। और मुझे लगता है जहाँ कम ऑडियंस भी होगी या कम लोग भी होंगे सिनेमा को बनाने वाले, वहाँ भी फिल्म फेस्टिवल्स हमेशा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि लोगों को इंस्पायर करता है इस तरह का माहौल। जब नई फिल्में बनती हैं, नए फिल्म मेकर्स आते हैं, नए एक्टर्स होते हैं। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुझे हमेशा बहुत खास फेस्टिवल लगता है क्योंकि इस फेस्टिवल में डॉक्यूमेंट्री जॉनर, शॉर्ट फिल्म्स और एनिमेशन फिल्म्स इनकी अहमियत होती है। तो और कोई फेस्टिवल ऐसा नहीं है जिसमें ये फोकस होता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC द्वारा क्रियान्वयन से ये 7 दिवसीय महोत्सव इस बार और भी भव्य रूप में आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव के लिए 1459 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिनमें से 46 देशों के करीब 350 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस पर कल बड़ा सैन्य विमान हादसा हो गया। यूएस वायुसेना का B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। वायुसेना के मुताबिक विमान एक नियमित टेस्ट मिशन पर था और उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद क्रैश हो गया। बहराइच में मरी माता मंदिर के पास गोलवा घाट में झिंगा घाट तक सड़क को 2 लेन से 4 लेन में बदलने और सरयू नदी पर नए पुल के निर्माण को मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी मिलने से क्षेत्रवासियों को शहर में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। बहराइच सांसद डॉक्टर आनंद गौड़ ने गोलवा घाट पर भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना के तहत गोलवा घाट से KDC तिकोनी बाग होते हुए झिंगा घाट तक लगभग 1.8 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया और इसे शहर की यातायात व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से गोलवा घाट पर एक और नए पुल तथा जो ये 2 लेन की सड़क थी इसको बढ़ा करके 4 लेन करने की स्वीकृति हुई है, जिसका शिलान्यास आज हम लोगों ने किया है। हमारे साथ माननीय विधायक बहराइच के प्रतिनिधि के रूप में शिवम जायसवाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष
ब्रिजेश पांडे जी और हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पर मौजूद हैं। इस 4 लेन के चौड़ीकरण हो जाने के बाद से बहराइच की जनता को आवागमन में और जो यातायात अवरुद्ध होता है उससे काफी अधिक जो है सहूलियत मिलने वाली है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय में पेश होंगे। ये मामला कथित तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह को धमकाने और हिंसा भड़काने से जुड़ा है। इससे पहले उनके खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसे बाद में सीआईडी को सौंप दिया गया। सीआईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। पिछले कुछ दिनों में उन्हें 2 अन्य मामलों में भी सीआईडी और ईडी द्वारा लंबी पूछताछ का सामना करना पड़ा, जिनमें हस्ताक्षर फर्जीवाड़ा और स्कूल नौकरी घोटाले से जुड़े आरोप शामिल हैं। अभिषेक बनर्जी ने इन जांचों को राजनीतिक प्रतिरोध बताया और कहा कि वह सहयोग करेंगे लेकिन दबाव में नहीं आएंगे। प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता में सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण से लेकर महिला विकास, गरीब लोगों से लेकर युवाओं के रोजगार के साथ समाज के हर वर्ग के लिए बड़ा काम किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने लोगों तक योजनाओं को पहुंचाया, आज उत्तर प्रदेश निवेशकों की पसंद बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को मान सम्मान दिलाने के लिए दुनिया में और हर प्रकार से भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी उपलब्धियों के संबंध में विशेष रूप से हम कुछ बातों पर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि अगर सारी बातों पर बात करना चले तो शायद 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। आगरा कॉलेज के सामने बीच सड़क पर बनी शमशेर शाह की मजार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया गया। प्रशासन के अनुसार मजार के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती थी और सड़क हादसों की आशंका बनी रहती थी। लंबे समय से इसे हटाने की मांग भी उठ रही थी। एडिशनल डीसीपी हिमांशु गौरव ने बताया कि 1 जून को मजार की देखरेख से जुड़े लोगों से बातचीत और सहमति बनने के बाद इसे हटाकर नागरी प्राचरणी के पास स्थित मस्जिद परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। आगरा कॉलेज के सामने एमजी रोड पे एक मजार थी, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। आए दिन एक्सीडेंट इत्यादि हो रहे थे। कमेटी मजार कमेटी के लोगों से वार्ता करके आपसी सहमति के आधार पर पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी की टीम और नगर निगम की टीम के द्वारा जो है मजार कमेटी के जो भी सदस्य हैं उनके साथ इस मजार को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। बुलंदशहर के खुर्जा निवासी मर्चेंट नेवी कर्मी सनी चौधरी ओमान की खाड़ी में हुए हमले के बावजूद सुरक्षित घर लौट आए हैं। 11 जून को ओमान की खाड़ी में खड़े एक जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद जहाज में सवार 20 भारतीयों को ओमान नेवी ने भारतीय दूतावास के सहयोग से रेस्क्यू किया था। सुरक्षित वापसी पर सनी चौधरी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने भारत सरकार और भारतीय दूतावास का आभार जताते हुए कहा कि समय पर की गई कार्रवाई से सभी भारतीय सुरक्षित बच सके। सन्नी ने बताया कि हमले के दौरान वह जहाज पर मौजूद थे और पूरी घटना का वीडियो भी बनाया था। मैं पिछले 1 साल से मर्चेंट नेवी में कार्य कर रहा हूँ। मेरा जो वेसल का नाम था वो MT चंद्रवीर था। वो फोर्ट फरहान पोर्ट से लोड करके न्यू मंगलोर इंडिया आ रहा था। उसको 15 मई को US नेवी ने फायरिंग किया गया उस पर। उसके बाद उसको बोला गया गो टू प्रीवियस पोर्ट। जो हमारे कैप्टन सर थे वो उसको जहाज को रिटर्न करके दोबारा सिनास पोर्ट आए ओमान। उसके बाद हम उधर ही ड्रिफ्टिंग कर रहे थे 1 महीने से। हमारे जहाज का सारा प्रोविजन पानी खत्म हो चुका था, तो हमको कंपनी बोली कि आप जो है सिनास पोर्ट आइए और अपना प्रोविजन लीजिए। तो हमको पोर्ट क्लियरेंस का वेट कर रहे थे। इसी बीच 11 तारीख सुबह 7:30 बजे US नेवी ने बिना कोई सूचना दिए हमारे ऊपर मिसाइल अटैक कर दिया, जिसमें हमारा 20 का 20 क्रू अभी सेफ है। सब लोग अपने घर जा चुके हैं। हमारा जहाज पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमको जो है ओमान वॉरशिप ने रेस्क्यू किया गया।
ओमान वॉरशिप द्वारा रेस्क्यू किया गया। उसके बाद अगर वो कुछ घंटे और लेट हो जाता तो कोई भी हम में से सेफ नहीं होता। उसके बाद जब हम वहाँ से ओमान रेस्क्यू करके हमको ले गया तो हम शिनाज पोर्ट पहुँचे। वहाँ इंडियन एम्बेसी ने हमारी जो भी सहायता हो सकती थी वो हमारी की और हमको कल रात ओमान से इंडिया के लिए भेजा गया। वाराणसी के सीट गोवर्धन निवासी राहुल यादव ने जापान में आयोजित अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 गोल किए। फाइनल मुकाबले में भारत अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वाराणसी लौटने पर राहुल यादव का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में राहुल ने इस जीत का श्रेय अपने प्रशिक्षकों और टीम के सामूहिक प्रयास को दिया। राहुल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की खेलों को बढ़ावा देने वाली नीतियों से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। काफी अच्छा लगा क्योंकि आप इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप उस लेवल पे काफी अच्छा लगता है जब आप इतनी छोटे से गांव से निकल के वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो सभी का, देश का, गांव का और माता पिता सभी परिवारों का नाम रोशन होता है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी, आपके देश के प्रधानमंत्री, हमारे सांसद और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के प्रेरणा से आज जो खेल जगत में जितनी उपलब्धियां हो रही हैं, इसमें बड़े खुशी की बात है कि समाज का हर वर्ग खेल में आगे आया है। अभी राहुल यादव जी जो हमारे बनारस जिले के जो है होनहार खिलाड़ी, जो अंडर 18 एशिया चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल दिला करके काशी का नाम और अपने समाज का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने देश का नाम को उज्जवल किया, उनका नाम ख्याति आगे बढ़ाया। मैं इनके शुभकामनाओं के साथ बधाई देता हूं। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के कुकरकटवा गांव में आज सुबह तिहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई, जब एक ही परिवार के 3 लोगों के शव घर के बाहर खून से लथपथ हालत में पड़े मिले। सूचना मिलते ही पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर फोरेंसिक टीम को जांच में लगाया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर जांच जारी है। फिलहाल तिहरे हत्याकांड के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। देखिए, ये थाना मेजा का गांव कुकरकटवा करके गांव है। यहाँ पे 3 वृद्ध लोग हैं, एक श्यामलाल हैं, फिर जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष है, और अमरावती और इंद्रावती जिनकी उम्र करीब 62 और 60 वर्ष है, जो कि एक ही परिवार के हैं। ये दोनों लोग इन्हीं मृतक के भाई की पत्नी थी। इन तीनों की किसी भारी वस्तु से चोट कारित करके हत्या करने की बात प्रकाश में आई है। मौके पे तुरंत फॉरेंसिक यूनिट, फील्ड यूनिट, एसओजी और सर्विलांस सभी की टीमें यहाँ पे पहुंची हैं और सभी साक्ष्य एकत्रित करके बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया है। जो संदिग्ध आरोपी है उसका नाम आया है और आगे जैसे पूछताछ और बाकी चीज़ों में प्रकाश में आएगा वो आपको सूचित किया जाएगा। गाजीपुर के सैदपुर ब्लॉक कार्यालय में ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि फाइल पर जबरन हस्ताक्षर कराने को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ब्लॉक प्रमुख ने सपा नेता ठाकुर सिंह, सर्वेश यादव और उनके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि सर्वेश यादव के साथ चल रहे पुराने विवाद के चलते ये घटना हुई। आरोप है कि हस्ताक्षर से इनकार करने पर अन्य लोगों को बुलाकर मारपीट की गई। घटना के बाद हीरा सिंह यादव को सैदपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र सैदपुर में सैदपुर के ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव जी हैं, उनके साथ एक उनके कार्य करने वाले सर्वेश यादव थे। उन लोगों उनके काम से वो खुश नहीं थे, हालांकि वो कई वर्षों से उनके साथ काम कर रहे थे। उन्होंने उनको कार्यमुक्त कर दिया था और इस बात को लेकर लोगों में विवाद था। सर्वेश यादव अपने पक्ष में एक दूसरे व्यक्ति ठाकुर सिंह और उनके साथियों को, समर्थकों को कॉल किए। वो लोग आए और वहां पे मारपीट किए। इस प्रकरण में उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो लोग इसमें शामिल थे
उनमें से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं जो इस तरह का कृत्य किए हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करेंगे और सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। अमरोहा में साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा एक अनोखी पहल शुरू की गई है। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन में 12 दिवसीय निःशुल्क राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटीज इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से ऑनलाइन स्क्रीनिंग के बाद चयनित 850 प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम में साइबर विशेषज्ञ अमित दुबे सहित कई विशेषज्ञ प्रतिभागियों को साइबर अपराधों के बदलते स्वरूप, डिजिटल जांच, थ्रेट इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। अमरोहा पुलिस के सहयोग से एक साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप प्रोग्राम आयोजित किया गया है। 12 दिवसीय प्रोग्राम है जिसमें पूरे देश से इंटर्नशिप के लोग यहाँ शामिल हुए हैं इसमें, और इसमें पूरे देश से ही एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। उद्देश्य है कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारे साइबर वॉरियर्स तैयार हों और हमारा सहयोग भी करें, साथ ही समाज में जागरूकता फैलाएं। इसको लेकर ये पूरा आयोजित किया गया। SIP अमरोहा पुलिस द्वारा संचालित इंटर्नशिप प्रोग्राम है। ये दूसरे कंसेक्यूटिव ईयर में कंडक्ट कराया जा रहा है। पिछले साल भी इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली अमरोहा पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया था। वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी वेन्यू और उनका सहयोग पूरा हमें प्राप्त हुआ है। इसमें हमारा उद्देश्य है कि हम डिजिटल वॉलंटियर्स को तैयार करें, ऐसे लोग जो साइबर योद्धा के रूप में उभर कर आएं और न केवल अपने आप को साइबर फ्रॉड से सुरक्षित करें, बल्कि आसपास जहां भी जाएं जागरूकता फैलाएं और पुलिस को भी अपनी कोलैबोरेशन में काम करें। कहीं भी कोई अगर साइबर क्राइम हो रहा है तो जो भी वॉलंटियर हम तैयार कर रहे हैं वो अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में अपनी रेस्पेक्टिव स्टेट पुलिस के साथ जाकर इस तरह के फ्रॉड्स को बस्ट करें, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प करें, और जो कि हो भी रहा है। पिछले एडिशन में जो हमारे इंटर्न्स तैयार हुए थे, उन्होंने आज हमने 4 ऐसे इंटर्न्स को बुलाया भी था जिन्होंने अपनी पास्ट एक्सपीरियंस और अपना पूरा जो उनकी सक्सेस स्टोरी है उसको शेयर किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम इस बार कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर होने वाले इस भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन और वैश्विक कल्याण का संदेश देने वाला ये आयोजन देश और दुनिया के लाखों लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास करेगा। आयुष मंत्री ने कहा कि योग एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है और ये स्वस्थ जीवन और दीर्घायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देखिए रिपोर्ट। योग आज केवल भारत की प्राचीन विरासत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, संतुलन और मानसिक शांति का पर्याय बन चुका है। इस साल कोलकाता का ऐतिहासिक रेड रोड अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का गवाह बनेगा। ये वही जगह है जहां स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, परेड से लेकर अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। कोलकाता की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान वाले इस जगह पर 21 जून को हजारों की संख्या में लोग योग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हजारों योग साधक एक साथ 45 मिनट का कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। बरसों बाद पश्चिम बंगाल के लोग ऐसे वैश्विक आयोजनों के साक्षी बनेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में योग आज एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है। आज करोड़ों लोग योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। साथियों, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। 100 दिन के काउंटडाउन से शुरू होकर आयुष मंत्रालय के नेतृत्व में देश भर में योग दिवस से पहले अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें योग संगम, वंदे योग, योग समावेश और सामुदायिक योग सत्र प्रमुख हैं। 13 से 20 जून तक गंगोत्री से गंगा सागर तक योग सत्र के आयोजन के जरिए पर्यावरण से संस्कृति तक का संदेश दिया जा रहा है। कोलकाता में योग दिवस पर कई विशेष कार्यक्रम होंगे, जिसमें 21 जून को हुगली नदी पर 500 नावों पर विशेष योग कार्यक्रम होगा। कोलकाता में जगह जगह पर बड़े बड़े स्क्रीन लगेंगे ताकि लोग कोलकाता के हर स्ट्रीट पर योग कर सकें। इसके अलावा 19 जून को दौड़ से ध्यान अभियान चलेगा, जिसमें लोग 2 किलोमीटर तक दौड़ेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। ये अभियान हर जिला और ब्लॉक में चलाया जाएगा। योग दिवस की पूर्व संध्या पर कोलकाता में ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक स्तर पर
अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हो रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के समन्वय से विश्व भर में भारत के 210 से अधिक विदेशी मिशनों द्वारा लगभग 2500 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। कोलकाता के अलावा देश के 100 आइकॉनिक जगह पर योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक बीज डेवलप किया है जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। IRRI की स्थापना वाराणसी में यहां के सांसद और देश के प्रधानमंत्री के प्रयास से हुई है। इस बार वाराणसी के ही एक प्रगतिशील किसान ने DSR पद्धति से धान की खेती शुरू करने का रिस्क लिया है। उनके खेत पर जाकर हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह ने जायजा लिया। मैं खड़ा हूं बनारस के एक प्रगतिशील किसान के खेत में और कारण है कि किस तरह से किसान समन्वय कर रहा है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं वैज्ञानिक उन संस्थाओं से। यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री के प्रयास से इरी की स्थापना हुई है और इरी ने डायरेक्ट बीज को राइस के बीज को खेत में डालने की एक विकसित की है बीज। और ये किसान है शार्दुल चौधरी, जिन्होंने इसका काम भी शुरू कर दिया है। शार्दुल जी, पहले तो आपको बधाई कि आपने 20 बीघे खेत में DSR का प्रयोग किया है। तो ये क्या प्रोसेस है और इससे क्या लाभ हो? हम लोग इस बार डायरेक्ट सीडेड राइस DSR पद्धति जिसको बोली जाती है, उसमें उन्होंने एक वैरायटी डेवलप की है CR धान 812, जो कि DSR के लिए ही अनुमानित है। उसकी बिजाई हम लोग 11 जून से शुरू किए हैं और आज लास्ट बिजाई करके 20 एकड़ लगभग हमने सोइंग कर दिया है। और आप जैसे देख सकते हैं कि खेतों में सिंचाई कुछ हो चुकी है और कुछ पीछे हमारे चल रही है। इसके बाद इसमें 15 दिन के उपरांत जब छोटे छोटे घास जब जर्मिनेशन हो जाएगा तो उसमें पहला हर्बिसाइड पड़ेगा और फिर 30 दिन के बाद दूसरा हर्बिसाइड पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो पोस्ट इमरजेंस और प्री इमरजेंस वीड होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। और लागत की जहां तक हम बात करते हैं तो हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है वो 7 से 8 हजार रुपए पर बीघे बचत होनी है अगर DSR सक्सेस हो गया तो। और इस एक तरीके से कह लीजिए ये रिस्क ही हमने लिया है कि 20 एकड़ पूरा परिवार की जितनी भूमि थी सबसे बात करके सबको वो करके उसके बाद हमने ये किया। ये किसान कहते हैं ना अन्नदाता है, लेकिन किस तरह से जो सरकार योजना ला रही है, वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं, उन पर रिस्क लिया है शार्दुल चौधरी जी ने। शार्दुल जी ने वो रिस्क लिया है कि किसानों के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत बनेंगे, उदाहरण बनेंगे इस DSR को दिखाने में। और जो संस्थान है वो भी इनके इतने बड़े एरिया को दिखा पाएंगे किसानों को और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, वाराणसी। फुटबॉल विश्व कप 2026 में कल प्रतियोगिता के इतिहास का एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। विश्व कप में पहली बार हिस्सा ले रहे केप वर्डे ने अपने डेब्यू मैच में ही खिताब की प्रबल दावेदार और 2010 की चैंपियन स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोककर सभी को चौंका दिया। स्पेन की तरफ से 27 शॉट्स देखने को मिले, जिसमें से 16 बॉक्स के अंदर थे और 7 टारगेट पर थे। हालांकि इसके बावजूद स्पेन की टीम गोल नहीं कर पाई। स्पेन की फीफा रैंकिंग 2 है, वहीं केप वर्डे की जो रैंकिंग है वो 67 है। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।